नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा बंसल जी के साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू जी। आजकल हम देख रहे हैं कि यूरिक एसिड का पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि यूरिक एसिड का पेन शरीर में कहाँ पर होता है और कितना होता है, मतलब लोगों को कितनी तकलीफ होती है, ये आप हमें बताएं। देखिए वंदना जी, यूरिक एसिड अगर एडवांस स्टेज में चली जाए तो एक बहुत पेनफुल बीमारी है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे पैर के अंगूठे के पास बहुत सिवियर पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और पेन इतना ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों में देखा जाता है कि पेन इतना ज़्यादा होता है कि लोग जब सुबह उठकर पहली बार फर्श के ऊपर पैर रखते हैं अपने बेड से उतरकर, तो पेन इतना सिवियर होता है कि वो पैर भी नहीं रख पाते हैं, इतनी ज़्यादा उनको पेन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी लोगों के जॉइंट्स में, उंगलियों में अकड़न हो जाती है, ऐंठन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है जिसे गाउट कहते हैं, तो वो भी यूरिक एसिड के पेन का कारण बनता है। और यही नहीं, यूरिक एसिड के और भी अलग अलग सिम्टम्स हैं जिनके चलते हम घर में ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि हमें यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है। जैसे अगर बार बार फ्रीक्वेंटली आपको यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये भी यूरिक एसिड का एक कारण हो सकता है। हमारे जॉइंट्स में दर्द होना, ये एक कारण हो सकता है। और तो और यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से किडनी में स्टोन भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर इस हमारे व्यूअर्स इनमें से किसी भी सिम्टम को रेगुलर अपनी बॉडी में देख रहे हैं, तो फिर आपको अपना यूरिक एसिड एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए वंदना जी, जो यूरिक एसिड है ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो बचपन में 10-15 साल की उम्र तक किसी को यूरिक एसिड आमतौर पे नहीं बढ़ता। तो यूरिक एसिड जैसे जैसे हमारी एज 20, 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक जाती है, वैसे वैसे यूरिक एसिड बढ़ आमतौर पे पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ने लग गया। तो बढ़ कहाँ से रहा है, यूरिक एसिड आ कहाँ से रहा है? इसके नाम से ही पता चलता है, यूरिक एसिड। एसिड का मतलब एसिडिक डाइट। हमारी डाइट के अंदर कुछ खाने वाले ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हमारी डाइट के कुछ खाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्यूरिन ज़्यादा होने से जब वो हमारे स्टमक में जाता है और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और वहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है यूरिन का, तो यूरिन के ब्रेकडाउन होने से, तो उसके प्यूरिन के ब्रेकडाउन होने से, तो फिर प्यूरिन जो है वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। तो फिर पता चलता है ब्लड की रिपोर्ट टेस्ट होने के बाद कि यूरिक एसिड बढ़ गया। बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी डाइट के अंदर प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है कि प्यूरिन किस चीज में है और किस में नहीं है, तो हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए जिनके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है। देखिए, इसको हम ये कहते हैं कि 5 तरह के ऐसे मिस फूड हैं जो हमारी डाइट के अंदर जब हम शामिल होते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो फिर यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत आम बात हो जाती है। सबसे पहले नंबर पे मैं रखूँगा नॉन-वेज, मीट, अंडा, मांस। तो इन पदार्थों के अंदर ये हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक होने की वजह से इन पदार्थों का डाइट के अंदर होने से तो प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा बिवरेजेस, जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक है, जितने भी ये प्रोसेस्ड पैक्ड ड्रिंक्स आते हैं, जैसे ये फ्रूटी वगैरह आती हैं मार्केट के अंदर, इन सब के इंग्रेडिएंट्स में भी कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिड 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 लिखा रहता है। तो उससे आगे आ जाता है हमारा अल्कोहल, विस्की, बियर। तो इन चीज़ों सारी चीज़ों के अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
तो हालांकि इसके अंदर डायरेक्ट प्यूरिन नहीं होता, लेकिन सेलुलोज का प्रोसेस होने की कारण फिर वो प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे है हमारा रिफाइंड फूड, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मैदे का। हमारी डाइट के अंदर पहले हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, तो इस तरीके के पदार्थ, नूडल्स वगैरह जो हमारी डाइट के अंदर मैदे से बने हुए पदार्थ हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो हमारा ये पैनक्रियाज उस स्पीड के साथ इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते जिस स्पीड से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर। तो इस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से जो यूरिक एसिड है ये एग्रीवेट हो जाता है। तो एग्रीवेट होने से ये एक कारण बनता है। इसी के साथ साथ हमारा अगला पदार्थ आ जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स। तो बिस्किट, चॉकलेट, टॉफीज और बेकरी के जितने भी और पदार्थ हैं, इन सब का डाइट के अंदर शामिल होने से, जैसे वो मैदे वाला वो है कॉन्सेप्ट है, वो बेकरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो पांचवा जो हमारा फूड आता है दालें हमारी डाइट के अंदर हम बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं। कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। वो जमाना गया, आज के ज़माने में तो सब्जी रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो हमारी डाइट के अंदर दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। हम मेहनत मजदूरी नहीं करते। पहले के लोग मेहनत मजदूरी करते थे, वो डाइट, हाई प्रोटीन डाइट को, दालों को डाइजेस्ट कर लेते थे। आज के ज़माने में मेहनत मजदूरी उतनी नहीं रही, जब सारे मैकेनिकल वर्क आ गए, कपड़े भी मशीनों से धोए जाते हैं हमारे घरों के अंदर, तो दालें डाइजेस्ट नहीं होती। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि दालें डाइजेस्ट होंगी कैसे? जब मानव पृथ्वी पे पहली बार आया था तो उन दिनों में मानव ने दाल तो खाई नहीं होगी, क्योंकि आग का, रसोई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उस तरीके की कोई खोज ही नहीं थी। तो उसने क्या खाया होगा? उसने दाल नहीं खाई, उसने खाई बीन्स, फलियाँ। तो जितनी भी हमारी फलियाँ हैं, वो जैसे कि लोबिया की फली, ग्वार की फली, सेम की फली, हरा छोलिया, मटर, फ्रेंच बीन्स, तो ये सारी हमें अपनी डाइट के अंदर लगभग 50-100 ग्राम जब भी सब्जी बनाएं उसमें डाल लीजिए। जो चीज़ मौसम हो उस मौसम की फली, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अदरवाइज दालों के अंदर जो प्यूरिन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो दालें खाएंगे तो इस तरीके से हमारा यूरिक एसिड बढ़ेगा। ये 5 ऐसे मिस फूड हैं मुख्य रूप से, वैसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए, यानी कि नॉर्मल करने के लिए हम क्या करें? देखिए, अभी तक हमने क्या समझा कि जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड का जो बढ़ना है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है, क्योंकि बचपन में तो था नहीं। हालांकि आजकल तो यंगस्टर्स को भी आ रहा है, 25-30 साल के बच्चों को भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो लेकिन आ रहा है गलत लाइफस्टाइल की वजह से। 8-10 साल के, 12 साल के बच्चों को तो नहीं होता है यूरिक एसिड। तो लाइफस्टाइल ठीक करने के से ही इसको ठीक किया जा सकता है, और वो भी 21 डेज के अंदर किया जा सकता है। तो मैं आज आपको, वंदना जी, अपने व्यूअर्स को 5 ऐसे सुपर फूड बताना चाहती हूँ। जैसे हमने 5 मिसफिट फूड बताए हैं कि जिनको हटाने से ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे साथ चैलेंज क्या है, जब भी हम कुछ हटाने की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन ब्रेन कहता है ये तो हमसे नहीं होगा। तो हम आपको बात कर रहे हैं रिप्लेस करने की। आपको रिप्लेस करना है, मिसफिट को हटाना है और सुपर फूड को लेकर आना है। तो मैं 5 ऐसे सुपर फूड आपको बता रही हूँ कि जिनको अपने डाइट में ऐड करने से आपका यूरिक एसिड, लोगों का यूरिक एसिड बहुत जल्दी, लगभग 21 दिनों के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। उसमें नंबर 1 आता है पेठे जूस का, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ रहा है एसिडिक डाइट लेने की वजह से, यानी बॉडी में एसिड कंटेंट बढ़ा हुआ है। तो एसिड को रिप्लेस करना है एल्केलाइन से। और ये आजकल सब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं कि पेठे के जूस से ज्यादा एल्केलाइन तो शायद इस धरती के ऊपर कोई खाने पीने वाली चीज हो। तो पेठे का जूस हाईली एल्केलाइन है। इसका तो काम ही ये है कि ये जैसे ही आप इसको लेंगे, ये हमारे ब्लड में से एसिड को
इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देता है। तो डेली सुबह खाली पेट हमने 1 गिलास पेठे का जूस लेना है। और पेठा आजकल वेल नोन है, सब लोग जानते ही हैं। ये पेठा कुछ इस तरीके का दिखता है, ऊपर से हरा होता है, अंदर से सफेद होता है, सीड्स होते हैं। और इसको ऐश गार्ड, विंटर मेलन, कच्चा पेठा, इससे आगरे वाले पेठे की जो मिठाई आगरे में बहुत फेमस है वो इसी पेठे से बनती है। मिठाई वालों के पास भी ये काफ़ी अवेलेबल होता है। तो इस पेठे का हमने 1 गिलास जूस पीना है, उसमें कोई नमक वगैरह ना डालें, 25% के लगभग पानी मिक्स करके, और वो सुबह सुबह खाली पेट उठने से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो जूस हमने पीना है। हाँ, अगर ये पेठे का जूस अभी राइट नाउ हमारे व्यूअर्स के पास अवेलेबल ना हो, इसको कोकोनट वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सीजनल वेजिटेबल जूस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल में जैसे गर्मियों में तो घिया है और खीरा है, देसी खीरा जो क्यूकम्बर होता है, उसको ले सकते हैं। और सर्दियों में स्पिनच है और बथुआ है, इनके अंदर टमाटर ऐड करके ये ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, बहुत अच्छे एल्केलाइन जूस हैं जो यूरिक एसिड को जल्दी नॉर्मल करते हैं। ये था नंबर 1। नंबर 2 है बनाना स्टेम। तो लोग बनाना के बारे में तो जानते हैं, बनाना में हीमोग्लोबिन है ये तो जानते हैं, बनाना खा ले ये तो जानते हैं, लेकिन जो बनाना स्टेम मदर नेचर ने हमें दिया उसके बारे में जानते ही नहीं। ये बनाना स्टेम क्या है कि केले का जो पेड़ है उस पर जब एक बार बनाना लग जाए, केला लग जाए, पक जाए, हट जाए, फिर दोबारा उसके ऊपर बनाना केले नहीं लगते। वो स्टेम का हमने जूस निकालना होता है, और वो स्टेम कुछ ऐसा दिखता है, देखिए कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये लेयर्स है, ये लेयर्स हम हटाएंगे तो अंदर से ये रॉड जैसी एक चीज निकलेगी। इसका हमने 2-4 ऐसे ऐसे आप हटाएंगे ना बड़ी आसानी से, इस तरीके से देखिए ये लेयर्स हट जाती है। ये लेयर्स जब आप हटाना शुरू करेंगे तो देखिए ये ट्यूबलाइट की रॉड जैसी ये चीज निकली। ये आपने 2-3 इंच के लगभग लेना है, इसको ग्रेट करना है और इसको स्क्वीज करके लगभग 50 से 100 ml जूस निकलेगा, और उसको आपने पेठे के जूस में या नारियल पानी में या सीजनल वेजिटेबल जूस में मिला देना है। तो ये जो बनाना स्टेम है ये यूरिक एसिड को तो नॉर्मल करता ही करता है। इसके साथ साथ अगर किसी को किडनी स्टोन है, गॉलब्लैडर स्टोन है, डिप्रेशन है, हीमोग्लोबिन की कमी है, कोई बंदा जो रोज डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी तरह के स्टोन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हेल्पफुल है। तो अल्टीमेटली ये यूरिक एसिड को भी ठीक करता है। हमारा सुपर फूड नंबर 3 क्या है? हमारा सुपर फूड नंबर 3 है जो मदर नेचर ने हमें अलग अलग बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स हर मौसम में दिए हैं, फल जो दिए हैं। देखिए मदर नेचर हमारी कितनी परवाह करती है कि हमें हर मौसम में फ्रूट्स दिए उसने अलग अलग। सर्दियों में ऐसे फ्रूट हैं जैसे संतरा है, किन्नू है, अमरूद है, ये हमारे लिए अच्छे हैं। और गर्मियों में जबकि हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो मदर नेचर ने हमें जूसी फ्रूट्स दिए हैं। गर्मी आते ही तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, लीची आ जाती है, जामुन आ जाता है, प्लम आ जाता है, सारे रसीले फल हमें गर्मियों में मिलते हैं। अब आजकल जैसे बारिशों का दिन है, बारिशों के जो मौसम है इन दिनों में देखिए हमारे पास कितना जामुन अवेलेबल है, नाशपाती है, बबू गोशा है, और पपीता है, अनार है। ये सब फलों को, जो भी मौसम का फल है, हम प्लेट भर कर अगर डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, रोज खाएं और उसको इंडिविजुअल मील की तरह खाएं। ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं और उसके साथ थोड़ा सा फल खा लिया, या अभी हमने ब्रेकफास्ट किया और 1 घंटे के बाद हमने प्लेट, पहले तो हमने अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर लिया और 1 घंटे के बाद फ्रूट खा लिया। नहीं बनती है वो बात वंदना जी। तो इसको इंडिविजुअल मील की तरह, जैसे अगर ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स का ही करें तो बहुत जल्दी हमारा यूरिक एसिड नॉर्मल होगा। नंबर 4 है हमारी सैलेड, सीजनल वेजिटेबल। तो सब्जियां तो होती ही अल्केलाइन है, कच्ची सब्जियां। तो मौसम की ऐसी सब्जियां जो कच्ची ही खाई जा सकती हैं। अगर हम पहले के लोगों को याद करें तो उनको ये डाइट चार्ट की तरह बताना नहीं पड़ता था कि आप ये खाओ वो खाओ, खेतों में से डायरेक्ट सब्जी तोड़ी और खा ली। इस तरीके से वो लोग हमेशा हेल्दी रहते थे। तो वही हमने करना है। तो हमने क्या करना है, गर्मियों में हमने देसी खीरा लेना है, ककड़ी लेनी है, और सर्दियों में तो बहुत सारी है, मूली, गाजर, शलगम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी मौसम की सब्जी हम कच्ची खा सकते हैं वो हमने लेनी है। और 3 चीजें हम अपनी सैलेड में हर मौसम में इंक्लूड करते हैं। एक तो है देसी टमाटर, वो गर्मी में भी लेने हैं, सर्दी में भी लेने हैं। दूसरी है कच्चे नारियल की गिरी, ये नारियल जिसके बिना हमारी पूजा पाठ पूरी नहीं होती नवरात्रों में, और वैष्णो देवी पे प्रसाद भी इसी का रहता है। ये नारियल जिसमें से ये वाली गिरी निकलती है,
ये हमने लगभग इतनी ही 1% के लिए ग्रेट करके अपने सैलेड में मिलाना है। सैलेड का आपका जो भी कच्ची सब्जियां खानी है वो कच्ची सब्जियां कट करिए, और देसी टमाटर को कट करिए, कच्चे नारियल की गिरी को ग्रेट करिए, उसमें धनिया मिलाइए, पुदीना मिलाइए, कड़ी पत्ता मिलाइए, और उसका एक टेस्टी सा सैलेड तैयार हो जाएगा। उसमें सॉल्ट, चाट मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा, 5-10% रह जाएगा। अगर आप ऐसे सैलेड खाएंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। और आप अच्छे से सैलेड खाइए, और इसको भी इंडिविजुअल मील की तरह खाइए। अगर मैं आपको एक टाइम टेबल दूं ताकि हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो, तो अगर आपने सुबह 8 बजे पेठे का जूस पिया, तो 10 बजे के आसपास आप फ्रूट्स खा लीजिए अच्छे से पेट भर के, और 12 बजे के आसपास आप ये सैलेड खा लीजिए, और उसके बाद 2-2:30 बजे आपका लंच, जो भी आप लेना चाहते हैं वो चीज़ें आप ले लीजिए। तो अभी तक मैंने आपको 4 सुपर फूड बताए हैं। वंदना जी, 5वां सुपर फूड ऐसा है जिसके बिना कोई रह भी नहीं सकता, और किसी को मालूम भी नहीं कि ये सुपर फूड है। तो वो क्या है? वो है सन बेदिंग, एयर बेदिंग। अब देखिए ना, अगर 1 मिनट भी हवा ना मिले तो हमारा काम चल सकता है क्या? हम रह सकते हैं क्या? जो मैंने बिल्कुल खाने भी पीने नहीं। वाली चीज बताई है वो 2 दिन ना मिले तो हम रह सकते हैं, लेकिन हवा 1 मिनट भी ना मिले तो हम नहीं रह सकते। लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि ये सुपर फूड है, हवा में भी विटामिन है। तो सन बेदिंग, एयर बेदिंग करना, सूर्य स्नान, वायु स्नान करना, वो कैसे करना होता है? सुबह सुबह जब सनलाइट आती है, सूर्य उदय होते हैं, उससे 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो हम बॉडी पे से मैक्सिमम कपड़े हटा के, अगर घर में ऐसा कोई आपके यहाँ प्रोविजन है लोगों, हमारे व्यूअर्स के पास, कि वो कपड़े हटा के अपनी बॉडी पे धूप लगा सकते हैं, तो वो ऐसे धूप लगाएं। और जब शरीर हल्का गर्म हो जाए, हल्का पसीना आ जाए, आधे घंटे में, पौने घंटे में, 20 मिनट में, तो धूप को छोड़ दीजिए। पहले फ्रंट पे लगाएं, फिर बैक पे लगाएं। तो सन बेदिंग करने से होता क्या है कि हमारी बॉडी में से जो पसीना निकलता है उससे भी स्किन के थ्रू यूरिक एसिड काफी मात्रा में बाहर निकल जाता है। और जब आप इस तरीके से सन बेदिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एयर बेदिंग भी होगी। हाँ, अगर ये आपके पास प्रोविजन नहीं है कि कपड़े हटा के तो धूप कैसे लगाएंगे, तो हम तो रहते ही अपार्टमेंट में हैं, धूप आती ही नहीं, इतने छोट वहाँ नीचे हम फ्लोर में रहते हैं। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप छत पे, पार्क में, बैल्कनी में बिल्कुल ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनकर आप धूप लगा लीजिए। तो उससे भी आपको कुछ पार्शियली सन बेदिंग का, एयर बेदिंग का फायदा मिल जाएगा। तो जब आपकी स्किन से पसीना निकलेगा तो यूरिक एसिड भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 ऐसे सुपर फूड मैंने आपको बताए हैं जिसको इंक्लूड करने से आपका यूरिक एसिड केवल 21 दिनों में नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जी वंदना जी। पूजा जी, अभी आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, लेकिन क्या नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ है जिसके जरिए यूरिक एसिड को नॉर्मल किया जा सकता है? जी जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आजकल अगर हम अपने व्यूअर्स से मैं क्वेश्चन करूं कि आप में से कौन कौन जल्दी से ठीक होना चाहता है, तो हर कोई बोलेगा कि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, सबको जल्दी है ठीक होने की। तो जल्दी ठीक होने के लिए नेचुरोपैथी में 2 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ऐसे टूल हैं जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंट हैं, जिनके साथ जिनको यूज करने से बॉडी के साथ कोई हिंसा नहीं होती, वायलेंस नहीं होती, और यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मल होता है। उनमें नंबर 1 है वेट पैक लगाना। तो जैसे अगर आप किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाएं वंदना जी, आपने देखा होगा कि वो लोग मिट्टी की पट्टी लगाते हैं ताकि पेट के ऊपर, ताकि हमारे पेट को ठंडा किया जा सके। तो हम वो काम कपड़े की पट्टी से आपको बताते हैं, क्योंकि मिट्टी की पट्टी तो हम हर समय नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जा नहीं सकते और घर में लगा नहीं सकते मिट्टी की पट्टी, तो वो काम ये कॉटन की पट्टी से हो जाता है। तो जैसा मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ, ये हाथ की बुनी हुई खादी है, ये इस तरीके का आप कॉटन कपड़ा ले लीजिए, और इसको 4 फोल्ड करके आप, जैसे मैंने अभी इसको 4 फोल्ड किया हुआ है अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, इसको पानी में डिप किया और स्टमक के चारों तरफ लपेट लिया कपड़े हटा के, नेवल को सेंटर करके इसको हमने स्टमक से कमर तक पूरा अपना रोल कर लिया, जैसे नहाने के बाद टॉवल लपेटते हैं। और इस तरीके की एक पट्टी आप चाहें तो गले पे भी लगा सकते हैं, अगर किसी को थायराइड है, टॉन्सिल्स है, गले में दर्द है, और अगर कोई सिर में दर्द है, टेंशन है, डिप्रेशन है या फीवर है, तो इस तरीके की पट्टी को ऐसे माथे पर भी रखा जा सकता है। तो ये लगाने से भी यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसको लगाने से हमारी बॉडी में स्टमक की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है,
और अल्टीमेटली चाहे हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या हमें दूसरी कोई बीमारी है, सबका कारण तो हमारे स्टमक से ही आ रहा है। हमारा पेट ठीक नहीं है क्योंकि हमने गलत चीजें खा खा कर अपने स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर लिया। तो जैसे ही हम पेट की पट्टी लगाना शुरू करते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग जाती है। इवन के किडनी स्टोन वालों का किडनी स्टोन तक भी निकल जाता है इस पट्टी को लगाने से, और यूरिक एसिड भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये है टूल नंबर 1। और टूल नंबर 2 है नॉन वायलेंट एनिमा। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि आजकल हर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम लेक्सेटिव ले रहे हैं, हम परगेटिव्स ले रहे हैं, हम कोई गोलियां खा रहे हैं, हम चूर्ण खा रहे हैं, हम त्रिफला खा रहे हैं। और रिजल्ट क्या हो रहा है? जो दवाई पहले दिन शुरू हुई थी या 1 साल पहले शुरू हुई थी, उसकी डोज डबल हो चुकी है। अब उसने काम करना बंद कर दिया, उससे हैवी। पहले 1 चम्मच चूर्ण लेते थे, अब 2 चम्मच लेते हैं। ऐसा करते करते देख क्या रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो फिक्स हो रही है, मतलब ठीक नहीं हो रही है, उल्टा और बढ़ती जा रही है। तो उससे अच्छा क्या है कि हम ये नॉन वायलेंट एनिमा को इस्तेमाल करें। अब इसको मैं नॉन वायलेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये इसको लेने से हमारी बॉडी के साथ कोई वायलेंस नहीं होती। और हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल मत डरिए। जो गोलियां हम खा रहे हैं ये उनसे बहुत अच्छा है, क्योंकि गोलियां अगर आप खा रहे हैं, मुंह से कुछ भी खा रहे हैं और आपको मोशन हो रहा है, वो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करके, खराब करके फिर आपको कुछ मोशन हो रहा है। जबकि इसके थ्रू जो आपको मोशन होगा वो सीधा आपके एनस में, रेक्टम के थ्रू पानी जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो जो आपको मोशन वहां पड़ा है उसको बाहर निकालेगा। आपकी पूरी बॉडी को, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट नहीं करेगा। और ये बिल्कुल हाइजीनिक है, सेफ है, इससे बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहे हैं, आप इससे बिल्कुल ना डरें। तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो आप इसको यूज करके अपने यूरिक एसिड को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। वंदना जी, एक और बात जो कि नेचुरोपैथी में भी बोली जाती है, जो नेचुरोपैथी में भी कॉमन है, आयुर्वेदा में भी कॉमन है और एलोपैथी में भी कॉमन है, वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हमें डेली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने के लिए हम साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा करता है। हम लेट कर, कमर के बल लेट कर 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी हम कर सकते हैं, हमें जोर जोर से 6 महीने के बच्चे की तरह अच्छे से, जोर जोर से मीन्स अच्छे से, आराम से, लेकिन कुछ देर तक, जब तक हमारा श्वास ना फूले, श्वास फूलने लग जाए तब तक हमें साइकिलिंग करनी चाहिए। और हमें ब्रिस्क वॉक करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को पसीना आए। ऐसी कुछ एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज करते करते कुछ श्वास फूले, कुछ हमारी हार्ट बीट बढ़े, वो हमें एक्सरसाइज नॉन वायलेंटली करनी चाहिए, जो कि हम खुली ताज़ी हवा में करें। मैं जिम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ जो नॉन वायलेंटली हम पार्क में जाके करते हैं। तो ऐसा कुछ अपनी डाइट, अपने दिनचर्या में शामिल करने से हम यूरिक एसिड को बहुत जल्दी नॉर्मल कर सकते हैं। जी, अभी मैं आपसे वो सवाल करने जा रही हूँ जो हमारे दर्शकों ने हमारे पास में भेजे हैं, और इन सवालों का जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी। हमारे दर्शकों ने सवाल भेजा है कि यूरिक एसिड क्या डेयरी प्रोडक्ट खाने से बढ़ता है? कि हमें लगता है कि अगर आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी आजकल अच्छे नहीं हैं, बढ़िया तरीके के नहीं मिल रहे हैं, तो अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो यूरिक एसिड बहुत जल्दी ठीक होता है। और हमें लगता है कि यूरिक एसिड डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से भी बढ़ता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली बॉडी में एसिड क्रिएट होता है, एसिडिटी होती है और यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसा कि आपने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन कई बार कहा जाता है कि दूध पीना अच्छा माना जाता है और दूध में हल्दी डाल के पीना भी अच्छा माना जाता है, तो दही को लेना अच्छा नहीं माना जाता है, फिर ऐसा क्यों है? जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि दूध के अंदर हल्दी डाल के हम पी लें। और लेकिन यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं, नंबर 1, जो आजकल हमें दूध उपलब्ध है वो प्योर दूध है ही नहीं। दूध के अंदर कई तरह के एसिड हैं, कास्टिक सोडे तक दूध को लंबी देर तक सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर मिलाया जाता है, और भी बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता क्योंकि हम मेहनत मजदूरी का काम नहीं करते।
कोई भी पदार्थ अच्छा भी होगा, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एसिड बनेगा, उससे एसिडिक होगा वो। तो इसलिए यदि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और दही इन चीज़ों को बंद करा देंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि यूरिक एसिड जल्दी नॉर्मल होगा। जी। यूरिक नेचुरोपैथी में हम इन चीज़ों को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। जी बिल्कुल। यूरिक एसिड लगभग कितने दिनों में ठीक हो जाता है? देखिए, अगर हम ये मिसफिट फूड्स को हटा दें, वंदना जी, अपनी डाइट से आज ही हटा दें, और जो सुपर फूड बताए हैं इनको हम इन्वॉल्व कर दें, इनको हम ले आए अपनी डाइट में, तो 21 दिनों के अंदर हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमने देखा है लोगों के ऊपर कि 21 दिनों में उनका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। आमतौर पर यूरिक एसिड किस उम्र में ज्यादा देखा जाता है? हमने इसको पहले भी आंसर कर दिया है कि यूरिक एसिड जो है ये आमतौर पे 25-30 साल की उम्र पे बढ़ना शुरू होता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आजकल के बच्चों को तो 15-20 साल की उम्र में भी ऐसे ऐसे आने लग गए, लेकिन ज़्यादातर 25-30 के बाद शुरू होता है इसका बढ़ना। क्या ये हेरिडिटिकल या पैतृक, जिसे कि अनुवांशिक भी कहते हैं, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको हेरिडिटरी कहा जाता है, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हेरिडिटरी बीमारी नहीं, रसोई है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। जैसा खाना दादी बनाती है ऐसा खाना उसकी बहू बनाती है, यानी कि हमारी मम्मी, और जैसा खाना हमारी मम्मी बनाती है वो वैसा खाना हमारी वाइफ आती है, वो उसको बोलती है बेटा ऐसे ऐसे बनाओ, तो वैसे वैसे वो बनाने लग जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी घर के अंदर दूसरे लोगों की होती है, उस अकेली को बात को मानना पड़ता है। जैसा खाना हमारी वाइफ बनाती है, फिर हमारी आगे डॉटर इन लॉ आती है, वैसा ही हमारा किचन का लाइफस्टाइल वही होता है कि ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा। तो इसलिए बीमारी हेरिडिटरी नहीं, हमारी ईटिंग हैबिट्स हेरिडिटरी हैं वंदना जी। जी आचार्य जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एक छोटी सी गोली यूरिक एसिड की आती है, वो खा करके यूरिक एसिड को नॉर्मल किया जा सकता है, तो फिर इतना सारा कुछ परहेज करने की क्या जरूरत है कि ये मत खाओ वो मत खाओ? वो एक छोटी सी गोली खाई और यूरिक एसिड नॉर्मल। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छा किया है इसको पूछ के, बहुत वैल्यू ऐड करेगा ये आपका क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए। तो देखिए, जो भीड़ है ना वो आसान रास्ता ढूंढती है। अगर हम लिफ्ट में जाएंगे तो भीड़ मिलेगी, और स्टेयर्स से जाएंगे तो कोई एक आध मेरे जैसा बंदा मिलेगा। तो हालांकि स्टेयर्स पे जाते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है, लिफ्ट में जाते हैं तो हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो आसान रास्ता क्या है कि गोली खाओ काम पे जाओ, और ये सारी चीज़ें ये खाओ ये ना खाओ ये मुश्किल रास्ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या यूरिक एसिड की अगर हम रोज़ गोली खाते रहें, काम चलाते रहें, तो फिर हमारी आगे की कॉम्प्लिकेशन आएंगी या नहीं आएंगी? और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गोली, यूरिक एसिड की गोली हमारी रिपोर्ट को नॉर्मल करती है, बीमारी को नहीं। जी बिल्कुल, क्या मैं बोला? आपकी दवाई इस हमारी बात रिपोर्ट से को नॉर्मल। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीमारी रिपोर्ट जो है वो बीमारी को नॉर्मल दिखा जरूर देती है, मगर बीमारी क्योर नहीं होती है। यस, तो इसका प्रमाण क्या है वंदना जी कि वो रिपोर्ट नॉर्मल होती है, बीमारी नहीं? जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि जब भी हम गोली खाते हैं तो वो बीमारी कुछ टाइम के लिए हट जाती है, और जैसे ही हम गोली छोड़ते हैं वैसे ही वो बीमारी वापस से बढ़ जाती है। कुछ समय के लिए गोली खाने से, जब तक हम गोली खाते रहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल रहती है, जब हम दवाई खाना बंद कर देते हैं तो यूरिक एसिड फिर बढ़ा हुआ दिखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 38 वर्ष तक मेरे को नहीं पता था कि नेचुरोपैथी क्या होती है, और मेरा लगभग 22 की एज में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया था। 22 साल से लेकर 38 साल की उम्र तक मैंने यूरिक एसिड की गोली रोज खाई है, और बीच बीच में मैं रोज की गोली खाने से परेशान हो जाता था, तो मैंने गोली खानी बंद कर दी। तो मैं देखता था कि मेरा यूरिक एसिड फिर बढ़ गया। 38 साल की उम्र के बाद मेरे गुरुदेव जी मेरे को मिले, और उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी को फॉलो करना शुरू किया।
38 साल की उम्र से लेकर आज तक पिछले 25 साल से मैंने एक भी गोली नहीं खाई और मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है। तो इसलिए आप शॉर्टकट रास्ते की तरफ मत जाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो आर्थराइटिस से बच नहीं सकते, इस बात को नोट कर लो। घुटने बदलवाने पड़ेंगे बड़ी उम्र में। इस शरीर की वारंटी 40 साल तक की है। 40 साल तक इस शरीर के साथ जो भी करना है, जो भी उल्टा सीधा कर लीजिए, लेकिन 40 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट्स को भुगतना ही पड़ेगा। आर्थराइटिस की बीमारी आएगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, हार्ट को दिक्कत हो सकती है, किडनी को दिक्कत हो सकती है, लीवर को दिक्कत हो सकती है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, दुनिया के अंदर ऐसी क्या कोई दवाई है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो? आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि यूरिक एसिड की ये जो गोली है इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। आप गूगल पे चेक कर लीजिए। तो हम ऐसे रास्ते पे जा ही क्यों रहे हैं कि वो हमारी बीमारी भी परमानेंट ठीक नहीं कर रही और हम साइड इफेक्ट्स को भी साथ साथ ले रहे हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है कि जब तक हम कारण को दूर नहीं करेंगे तब तक प्रभाव दूर नहीं होगा। इसलिए कारण को दूर करो और लाइफ टाइम के लिए यूरिक एसिड को नॉर्मल रखो, आने वाले खतरों से बचो, आने वाली बीमारियों से बचो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूरिक एसिड को अगर आपने ख़त्म करना है तो आपने जो अभी सारी बातें बताई इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी लिख करके भेजेंगे अगर कोई है तो। अगर आपसे सीधा संपर्क करना हो तो हमारे दर्शक किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? वंदना जी, मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि इसके माध्यम से आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।